मिहिर वोरा को भी शामिल करते हैं। मिहिर वोरा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ हैं और बहुत पुराने मार्केट के वॉचर हैं। मिहिर, गुड मॉर्निंग। मिहिर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा ये सवाल जो हम अक्सर पूछ रहे हैं कि हाई इन्फ्लेशन का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है, अब वो आरबीआई साहब, गवर्नर साहब की कमेंट्री में भी आ गया, लेकिन बाजार क्या मान के बैठा है? कल जो यूएस का जो हाई इन्फ्लेशन 40 ईयर्स की प्रिंट थी, उसकी जो बाजार की रिएक्शन थी वो तो मतलब बहुत सरप्राइजिंग थी। क्या आपको लगता है कि 1-2 महीने में बाजार ये फैक्टर इन करना शुरू कर देगा कि शायद 6 महीने फार आउट इन्फ्लेशन बहुत नीचे होगा, या ये कहना अभी उचित नहीं है? नमस्कार। ये कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, स्पेशली जो इंडिया का जो प्रिंट आया कल का 6.95%, काफी अच्छा नहीं था। और ये भी हम देख रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है धीरे धीरे करके बढ़ रही है, तो जो नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन भी है उसकी ट्रेजेक्टरी भी बढ़ रही है। और हम इंट्यूटिवली देखें तो रेंटल्स बढ़ रहे हैं, सैलरीज बढ़ रही हैं, वेजेस बढ़ रहे हैं। तो फूड और फ्यूल तो एक कंपोनेंट है, चलो मान सकते हैं कि यूक्रेन की वॉर और उसकी वजह से इंपैक्ट आया, लेकिन जो स्ट्रक्चरली जो इन्फ्लेशन है वो भी एक इश्यू है। तो मेरे ख्याल से जो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली का रवैया धीरे धीरे करके हॉकिश हो रहा है, वो ट्रेंड मेरे ख्याल से अभी भी चालू रहेगा। और इंडिया को भी आई डोंट थिंक कोई चॉइस रहेगा, नेक्स्ट मीटिंग में हाइक करना इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू करना पड़ेगा। इसके बढ़ते हुए सिनेरियो में या एटलीस्ट अपवर्ड प्रेशर के सिनेरियो में बैंक्स के आउटपरफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं लास्ट 3-4 दिन से, उसको आप कैसे रिलेट करेंगे, या ये शॉर्ट टर्म में को रिलेट करना उचित नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड तो थे, कहीं ना कहीं ओनरशिप भी कम हुई एफआईएस की, क्या यहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्री कोरोना लेवल था, उसके बाद जिस तरह से बाकी सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, खास करके आईटी है और फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत सारी जो कमोडिटी लिंक सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी एनपीए के कंसर्न्स आए थे और कोरोना की वजह से काफी अंडर परफॉर्म किया था। तो प्री कोरोना लेवल्स तक का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो रिलेटिवली हम बाजार में देखें तो बैंकिंग में जो ओवरऑल ग्रोथ का लास्ट 2-3 महीने में माहौल रहा है, और जिस तरह से एसेट क्वालिटी की कमेंट्री आ रही है बड़ी बैंक्स की ओर से, खास करके जो रिटेल सेगमेंट्स में है, तो वो काफी सैंग्विन आई है, अच्छी आई है। तो रिलेटिव एक जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो कवर करनी है, तो एक वैल्यू इमर्ज होकर आ रही है रिलेटिव बेसिस पे। और ये क्वार्टर के नंबर्स भी ऐसे कोई नेगेटिव सरप्राइजेस देने की कोई उम्मीद नहीं है बैंकिंग में। तो इस वजह से मेरे ख्याल से एक जो कैचअप ट्रेड है वो हो रही है बैंकिंग में। मॉर्निंग मिहिर, प्रियंका यार, अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स में अगर सेक्टर वाइज हम एक एस्टिमेट लगाना चाहें कि कहाँ कौन कौन सी पॉकेट से रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, तो आपकी एस्टिमेशन या कैलकुलेशन क्या कहती है? ऑयल एंड गैस पैक, रिलायंस, लास्ट क्वार्टर भी हमने देखा जीआरएम इंप्रूव होने के चलते वहाँ एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था। अब फिर से आप अर्निंग्स की बात करें तो रिलायंस फिर से आपको एक एक्शन में दिख रहा है, और ऑयल एंड गैस पैक के रीजंस भी ऑब्वियस हैं। इसके अलावा आप दूसरा कौन सा स्पेस या फिर इस पर्टिकुलर स्पेस पे आप कमेंट करना चाहें? तो अगर हम निफ्टी ओवरऑल देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 20-23% तक आनी चाहिए क्वार्टर में। और जो लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ है वो आएगा 2-3 पॉकेट से। एक तो बड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट में जो जिस तरह से बेस इफेक्ट है और जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसमें दैट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द ग्रोथ दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट ईयर आल्सो। दूसरा ये क्वार्टर में जो कमोडिटीज लिंक सेगमेंट्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज खास करके, इंक्लूडिंग एनर्जी है, कोल है, रिफाइनिंग एंड ये है, मेटल्स है खास करके, उसमें काफी वेटेज भी है अब तो, बिकॉज अर्निंग्स पूल बढ़ गया है। तो दैट विल बी वन फैक्टर विच विल ड्राइव अर्निंग्स ग्रोथ, जो 23% की जो बात कर रहे हैं हम। और मेरे ख्याल से जो एफएमसीजी है, जो कमोडिटी यूजर्स हैं, जहां पर डिमांड की भी इश्यू आ रही है, प्राइसिंग की भी इश्यू आ रही है, तो एफएमसीजी है, सर्टन सेगमेंट्स ऑटो के हैं, वहां पे थोड़ी मार्जिन कंप्रेशन दिख सकती है, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे देखें तो ग्रोथ आएगी। बिल्कुल। तो मिहिर, ऐसे में अब एक बड़ा ट्रिगर तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बाजार देख ही रहा है, और इनफैक्ट बहुत हद तक तो फैक्टर इन कर भी चुका है। डिफरेंट पॉकेट्स में हम देखें जहां पर एक्सपेक्टेशन है, मार्जिन प्रेशर है, उस पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, उन स्पेसेस पर उनके म्यूटेड परफॉर्मेंस रह सकती है। अब बड़े और ट्रिगर्स बाजार क्या देखना चाहेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे? डोमेस्टिक ट्रिगर्स तो सारे अच्छे हैं, जीडीपी के फिगर्स आप बात करें, यहाँ पर आप इनफैक्ट आईपी के फिगर्स देखें लास्ट मंथ की, तो वो अब पॉजिटिव में आई हैं। कौन से और बड़े ट्रिगर्स बाजार अब देखेगा और उसके आगे डायरेक्शन लेगा?
एक और मैं ऐड कर दूं, जो पेंट अप स्पेंडिंग जो हो रही है, जिस तरह से ओपनिंग अप ट्रेड है उसमें भी काफी एक्टिविटी बढ़ रही है सर्विसेज सेक्टर में, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो थीम तो बिल्कुल आ रही है। मार्केट का जो इंक्रीमेंटल ड्राइवर है वो रिटेल इन्वेस्टर ही रहा है लास्ट काफी सारे महीनों से। और हम एसआईपी फ्लोज देखें, यूलिप फ्लोज देखें, तो और जिस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, वो लोकल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बस हमें ये देखना है कि ये जो ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटीमेंट थोड़ा चल रहा है, एफआईएस की सेलिंग जो जारी थी काफी टाइम से और लास्ट 2-3 दिन में वापस सेलिंग आ गई है, तो ग्लोबल जो फ्लोज है वो एक टेलविंड हो जाए तो फिर मार्केट्स को अगला लेग मिल सकता है अपसाइड का। मिहिर, जो अर्निंग सीजन ट्रिगर ऑफ हुआ है, उसमें आपको मार्जिन प्रेशर वाले मुद्दे पे आपका क्या व्यू बन रहा है? ये टेम्परेरी मार्जिन प्रेशर है, 2-3 क्वार्टर के बाद नॉर्मलाइज हो सकता है, या ये कह नहीं सकते और ये सेक्टर टू सेक्टर डिफर करेगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत मज़ेदार है। सीमेंट की बात करिए, सीमेंट के मैनेजमेंट्स ने हमारे यहाँ बताया कई बार कि 2-3% मार्जिन इरोड हो गया, लेकिन सीमेंट लास्ट 15-20 दिन में ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा है स्पेस, ये जानते हुए कि कॉस्ट प्रेशर सेव मतलब आएगा। आपका क्या व्यू बन रहा है ऐसा? देखिए, सीमेंट थोड़ा यूनिक सेक्टर है जहां पे प्राइसिंग डिसिप्लिन जल्दी आ जाती है, तो टू दैट एक्सटेंट जो डाउन साइड है वो भी प्रोटेक्ट हो जाती है, तो वो एक थोड़ा अलग है सेक्टर। लेकिन एफएमसीजी जो है खास करके वहां पे प्राइसिंग प्रेशर दिख रही है, वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं आ रहे और उसकी वजह से कंपनीज के जो प्राइस हाइक्स थे उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ऑटो में भी जो है हेडविंड्स हैं, एक तो सप्लाई साइड से भी कंस्ट्रेंट आ रही है सेमीकंडक्टर्स वगैरह की, और प्लस प्लास्टिक्स और मेटल्स के भी जो है दाम बढ़ रहे हैं। और जबकि ऑटो कंपनीज ने प्राइस हाइक करना शुरू किया है, मेरे ख्याल से वो इनफ नहीं है, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ी बहुत रहेगी। तो कमोडिटी यूजर्स इन जनरल प्रेशर में रह सकते हैं, और खास करके जो रूरल सेगमेंट है वहां पे अर्निंग्स जो है, इनकम लेवल्स इतने नहीं बढ़े हैं कंपेयर टू अर्बन। अर्बन में जॉब क्रिएशन अच्छी हुई है, तो अर्बन जो प्रोडक्ट्स हैं थोड़े हायर एंड प्रोडक्ट्स है, वहां पे प्राइसिंग पावर है। लेकिन लोअर एंड जो सेगमेंट्स है एफएमसीजी वगैरह जैसे, वहां पे प्राइसिंग पावर कम है, वहां पे मेरे ख्याल से थोड़े और क्वार्टर्स हम प्रेशर देख सकते हैं मार्जिन पे। मिहिर, आपको क्या लगता है कमोडिटी प्राइसेस कब तक एलिवेटेड रहेंगे? हम एक केस तो ऑफ कोर्स दिख रहा है ग्लोबली, सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई की डिसरप्शन है, वो एक बड़ा रीजन तो है ही, लेकिन कहां तक बाजार इसको फैक्टर इन करे, या फिर कहें कि कब तक बाजार इसको एडजस्ट पूरी तरह करना शुरू कर देगा? देखिए, 2 कंपोनेंट्स है। एक तो जो फूड प्रोडक्ट्स है वहां पर डिसरप्शन को मेकअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो फूड इन्फ्लेशन जो डिसरप्ट हुआ है वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा स्टिकी रहेगा। मेटल्स हैं, ऑयल है, वो जैसे ही वॉर सिचुएशन कम होती है और डिस्ट्रप्शन कम होता है तो उसकी प्रोडक्शन जो है वापस ऑन स्ट्रीम जल्दी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जो मेटल्स है एंड एनर्जी लिंक सेगमेंट है, वहां पे 2 चीजें हुई थी। एक तो यूक्रेन की वॉर की वजह से डिस्ट्रप्शन आई है, रशिया के सप्लाईज, यूक्रेन के सप्लाईज कम हुए, प्लस चाइना में जो सडन स्पाइक हुआ है कोविड वे में, वहां पे भी इम्पैक्ट आया है। तो 2 बड़े फैक्टर्स एक साथ आए हैं, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट एक क्वार्टर में तो ये दोनों फैक्टर्स कम होने चाहिए। तो प्रोबेबली जो वर्स्ट ऑफ द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, वर्स्ट ऑफ द कमोडिटी इन्फ्लेशन हमने देखा, मेरे ख्याल से एक क्वार्टर में पीक आउट हो जाना चाहिए। राइट। मेर एक व्यू आपसे मेटल स्टॉक्स पर लेते हैं। सबको पता है कि मेटल काउंटर्स के जो रिजल्ट्स हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सालों में, एटलीस्ट नियर टर्म में, वो ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स क्वालिटी आने वाली है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट और कैश फ्लोज वो हिस्टोरिक हाइज पे आने वाले हैं, और इसीलिए शायद इंटरेस्ट भी है बाजार का। लेकिन एट द सेम टाइम रियलाइजेशंस क्या एक पीक जोन में आ रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ, इतने बढ़े हुए दामों पे क्या सेम काइंड ऑफ वॉल्यूम्स आगे आने वाले क्वार्टर में रह पाएंगे? और ऐसा है तो क्या बेस्ट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कमोडिटी साइकिल क्या हमारे पीछे ऑलरेडी है? यहाँ से भी आपको लगता है कि विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है मेटल काउंटर्स है? में इंडियन कंपनीज का कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, सारे जो प्राइसेस बेंचमार्क होते हैं इंपोर्ट पैरिटी से होते हैं। तो इट विल ऑल डिपेंड के इंपोर्ट प्राइसेस, ग्लोबल प्राइसेस स्टील में है या एल्यूमिनियम में है या कॉपर में है, ग्लोबल प्राइसेस कैसे मूव करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। और जैसे मैंने कहा कि दो चीजें, बड़ी चीजें एक साथ आ गई, ये रशिया की डिसरप्शन, यूक्रेन की डिसरप्शन और चाइना का जो कोविड वेव सडन स्पाइक हुआ है, उसकी वजह से 2 इवेंट एक साथ आए हैं।
तो हमने कुकिंग कोल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन देखा, हमने ऑयल में देखा सप्लाई चेन। बट मेरे ख्याल से ये होपफुली अगर वॉर लंबी नहीं चलती है तो ये एंड ऑफ कोर्स कोविड तो कंट्रोल में आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल चाइना में भी, तो वर्स्ट ऑफ द प्राइसिंग प्रेशर शुड बी बिहाइंड अस। इंडियन जो कंपनीज है मैं उन्हें देखूंगा जो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जा रही हैं। सो द वे मैं जिस तरह से इसको देखता हूं, हम जिस तरह से इसको देखते हैं, तो अर्निंग ये साल के ना देखें, जो 1 साल या 2 साल पहले के जो नॉर्मलाइज अर्निंग्स है उससे थोड़े ज्यादा मार्जिन पकड़ के फिर वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ आ रही है उस पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। और जो जिस तरह से इंडियन मेटल कंपनीज ब्रॉडली डीलेवरेज हो गई हैं, कैपेसिटी बढ़ाने का काफी स्कोप है और चाइना में कैपेसिटी कम होने का काफी स्कोप है, तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा देखना चाहिए, न कि कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइस थोड़ा नॉर्मलाइज करके देखना चाहिए, ये पीक प्राइसेस पे असम्पशंस नहीं लेने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो कमोडिटी प्राइसेस पर ये असम्पशन फिलहाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में मीर, अब कौन से और सेक्टर्स हैं या स्पेसेस हैं जहां पर आपको जिनके बिजनेस मॉडल पसंद आते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थीम्स जो आपको पसंद आती है इस साल के लिए? देखिए 2 साल तक तो हम आउटवर्ड लुकिंग थे, क्योंकि यूएस में ग्रोथ बेटर थी, यूरोप में ग्रोथ बेटर थी, जिस तरह से उन्होंने फिस्कल स्टिमुलस दिया था और मॉनेटरी स्टिमुलस दिया था, हमने इतना तो नहीं किया था। सो हमारी जो ग्रोथ थी वो रिलेटिवली लेस थी। लेकिन अब हमारे पास ड्राई पाउडर है, डोमेस्टिक डिमांड इज कमिंग बैक, ओपनिंग अप ट्रेड भी अच्छी तरह से, ओपनिंग अप स्पेंडिंग भी अच्छी तरह से हो रहा है। तो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले थीम्स खास करके डिस्क्रिशनरी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स हैं, वो सेगमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स ऑल दिस सपोर्टेड बाय फाइनेंशियल। तो ये बड़े थीम्स हम देख रहे हैं कि एक डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स का जो इन्वेस्टमेंट आएगा, एंड प्लस फाइनेंशियल्स, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, जहां पे एसेट क्वालिटी और ग्रोथ अच्छे हैं। मिहिर, आरबीआई कमेंट्री आपने कैसे एनालाइज की बाजार की दृष्टि से और कॉर्पोरेट इंडिया के हिसाब से? बैंक्स तो एक बात हो गई जिनको बढ़ती हुई रेट्स का एक्चुअली फ़ायदा होता है, क्योंकि लो कॉस्ट डिपॉजिट होते हैं और डिस्पेंस करना है जो है लोन वो हायर रेट पे है। लेकिन बाकी कॉर्पोरेट इंडिया, ठीक है, ये बात मानना है कि कॉर्पोरेट डीलेवरेजिंग साइकिल चल रही है, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो एसएमईज की होती ही हैं और एक बड़ा हिस्सा तो डेट होता ही है कॉर्पोरेट इंडिया का। तो उनके ऑपरेशन में फ़र्क तो आएगा अगर सपोज 12 मंथ्स अहेड यहाँ से ब्याज दरें एक्चुअली ऊपर होंगी अभी से, तो फर्क तो पड़ेगा उनके अर्निंग्स पे, नहीं? फर्क पड़ेगा, लेकिन इट्स ऑल अ फंक्शन के किस सिचुएशन में रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर ग्रोथ रिवाइवल हो रही है तो टॉप लाइन भी बढ़ती है, मार्जिन भी बरकरार रहते हैं, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है लेकिन कम बढ़ती है। तो जो हम जो कहते हैं ना, जब सिक्लिकल अपटर्न होती है तो एक ऑपरेटिंग लेवरेज आती है जहाँ पे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लेवरेज आती है, जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आती है, और दूसरी फाइनेंशियल लेवरेज भी आती है, क्योंकि आपकी जो डेट कॉस्ट है इतनी रहती है या तो सेम रहती है, और जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन बढ़ती रहती है। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज जो सिक्लिकल अपटर्न में होता है उसके लिए हम बेट कर रहे हैं। हाफ परसेंट या 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कॉर्पोरेट्स को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि डिमांड से होता है। तो एज लॉन्ग एज डिमांड है, एज लॉन्ग एज प्राइसिंग पावर है, तो ये इंटरेस्ट रेट 6 से 7 हो या 7.5 हो, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वी शुड बी मोर कंसर्न अबाउट गेटिंग डिमांड बैक। और डिमांड तो आ रही है। इनफैक्ट हम टू व्हीलर कंपनी से बात करते हैं, जिस भी आप कंज्यूमर ब्रांड से बात करिए, सब ये कह रहे हैं डिमांड बहुत स्ट्रांग है, बट सप्लाई बॉटलनेक्स हैं। आपको इस समय बाजार का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो सबसे अट्रैक्टिव कौन से स्पेसेस में लग रहा है, ग्रोथ और पूरे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल को समझते हुए? वैल्यूएशंस और रिलेटिव ग्रोथ में देखें तो एक फाइनेंशियल बड़ा सेगमेंट है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक, जहां पे अभी भी रिलेटिव वैल्यू है, जैसे हमने डिस्कस किया, कंपेयर टू प्री कोविड लेवल्स अभी भी रिलेटिव वैल्यू है। और सेकंड, एक बड़ा बेट अगर हमें रियली पॉजिटिव लेके करना है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया 7 to 8% ग्रोथ करेगी, तो फिर मेरे ख्याल से जो ये इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड वाले सेगमेंट है वहां पे अभी भी काफी स्कोप है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स है अब शुरू होगा, और जब साइकिल चलती है तो इट कीप्स ऑन गोइंग फॉर एटलीस्ट 4 to 5 years। तो ये बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में थोड़ा अर्निंग्स कम रहते हैं, तो वैल्यूएशन कई पॉकेट्स में शायद एक्सपेंसिव लगे, बट ये ग्रोथ सेगमेंट अगर जो है इंडिया का, तो ये हो सकता है।
ये आपने इनिशियली भी ये बोला कि ओपन अप थीम भी अब आपको बहुत प्रॉमिसिंग लगती है, लेकिन अगर ओपन अप थीम के आप जिन स्टॉक्स की बात करें, चाहे वो लेजर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, ट्रैवल हो, उनमें सर्ज भी आया है, लेकिन आपको क्या लगता है इस साल किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्पेस से? अगर कोई ऐसा एस्टिमेशन हम यहाँ शेयर कर पाए व्यूअर्स के साथ। इसमें बहुत सारे थीम्स हैं, बट आई एग्री विथ यू कि ऑलरेडी काफी चल चुके हैं लास्ट 3 महीने में, खास करके 50 to 70% मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर अप। सो मेरे ख्याल से अब नॉर्मलाइज अर्निंग्स ग्रोथ के साथ ही चलना चाहिए, और 15 to 20% अर्निंग्स ग्रोथ तो ये लोग को करना चाहिए इन अ सिक्लिकल अपटर्न इन दिस सेगमेंट। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल में मेरे ख्याल से 10 to 20% अर्निंग्स ग्रोथ आने चाहिए इनके, आफ्टर द हाई बेस, आफ्टर द लो बेस जब करेक्ट होती है FY23 में, तो उसके बाद में भी 15% ग्रोथ का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। राइट, ऑलराइट मिहिर, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। आगे चलते हैं।